भैया कुछ कर रहे हो क्या? हाँ बता क्या हो गया। कल अकाउंट्स का वायवा है, कुछ बता दे। お前はもう死んでいる。何 देते। अकाउंट्स का वाइवा है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया भाई। चल कोई बात नहीं, बता देता हूं, ठीक है। अगर तुम्हें अकाउंट्स के वाइवा में भाई फुल मार्क्स गेन करने हैं ना, सबसे सिंपल चीज, सबसे सिंपल क्या है, डरो मत। डर लग रहा होगा ना अकाउंट्स के वाइवा से कि यार भाई अकाउंट्स तो पूरे साल वैसी हालत पतली रही है, ठीक है, अब अकाउंट्स का वाइवा ही पूछ लिया जाएगा जिसमें वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी। 3 बुकें थी, 3 बुकें खत्म करने में हम ही खत्म हो गए, अब वो कुछ में से कुछ भी पूछ लेगा। डरो मत, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें अपने अकाउंट्स के बाबा में फुल मार्क्स चाहिए ना, फुल मार्क्स मतलब 20 में से 20, सब कोई चाहता है कि भाई 80 मार्क्स का पेपर है, वो तो पता नहीं कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, वो कैसा भी आ सकता है, उसका तो हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। लेकिन जो 20 मार्क्स मिलने वाले हैं वो तो कहीं नहीं जाने चाहिए ना हाथ से, तो कोई नहीं भाई। वाइवा में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, डरना नहीं है। क्योंकि वो जो बंदा बाहर से आने वाला है ना, जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है, कि वो ना बेसिकली हमें डराएगा, ठीक है। वो हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे ऐसे फेस बना के पूछेगा ना कि अब खत्म ही हो जाओगे वहीं पे, ठीक है। तो इससे बाहर निकलने का और अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो ये 20 मार्क्स कैसे निकलेंगे, 20 मार्क्स का ब्रेकडाउन कैसे है। 8 मार्क्स का तो वो तुमसे वाइवा पूछ लेगा, 8 मार्क्स तो वो पूछेगा ही पूछेगा भाई, लेकिन 12 मार्क्स हाथ में है, कैसे, फाइल। और मैं भाई शर्त लगा के बोलता हूं, 500 रुपए हाथ में रखूंगा, अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे फाइल ही नहीं बनी होगी भाई, बनी ही नहीं होगी, क्योंकि आराम से उनको टाइम ही नहीं मिला, पड़े हुए हैं, फोन चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब सुन लो, कल है ना वाइवा, कल हो परसों हो, अब बना लो फाइल, ठीक है। फाइल बन गई, 12 मार्क्स मिल ही जाएंगे, फाइल में से ही पूछेगा, फाइल के बाहर से इतनी चीजें वो नहीं पूछ सकता। और फाइल में पहली चीज जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेगी वो है तुमने जो कंपनी चूज करी है, ठीक है, जो भी कंपनी तुमने बनाई है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, कौन उसका सीईओ है, कौन किसके बारे में, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, शेयर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, उसके बाद उसकी पीएनएल स्टेटमेंट क्या है और उसकी बैलेंस शीट क्या है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लो। क्लियर है ये चीज। उसके बाद ये दोनों चीजें, ये जो तुम्हारा फाइल है और तुम्हारा वाइवा है, ये बेसिकली 90% बता रहा हूं, 2 चैप्टर पे बेस होने वाला है। कौन कौन से, एक रहेगा तुम्हारा रेशोज, ठीक है, जो बच्चों को दिक्कत दे रहा है क्योंकि उसके फॉर्मूले ही याद नहीं हो रहे, और दूसरा क्या है तुम्हारा सीएफएस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इन दोनों में याद करने लायक क्या है भाई, रेशो में सबसे पहले क्या याद कर लो, इसके फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं किए डायरेक्ट मुंह पे ना मार के पूछेगा, चल बता करंट असेट का फॉर्मूला क्या है या क्विक रेशो क्यों निकाला जाता है। तो ये सब चीजें ना बिल्कुल टिप्स पे कर लो अपने, क्योंकि भाई वो तुम्हारी फाइल में से देख के ना तुम्हारी कंपनी के बारे में अगर वो नहीं पूछता है, अगले ही पन्ने पे बोलेगा एक्टिविटी रेशियोज क्या है। क्लियर। तो एक्टिविटी रेशियोज क्या है, और उसके बाद बोल देगा कि एक्टिविटी रेशियोज के सारे फॉर्मूले बताओ, या फिर कोई भी एक फॉर्मूला पूछ लेगा तुमसे, प्रोप्राइटरी रेशियो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे रेशियोज के फॉर्मूले याद कर लेने। उसके बाद दूसरी चीज, इनके आइडियल रेशियोज। आइडियल रेशियोज क्या होते हैं भाई, कितने हद तक किस रेशियो की लिमिट होती है। जैसे देखा जाए हमारे पास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि कितनी होनी चाहिए आपकी, कम से कम 1:2 या 2:1, जो भी आपकी आइडियल रेशियो है उसे अच्छे से दिमाग में डाल लो, क्योंकि आइडियल रेशियो ही हमें बताती है कि कंपनी के हालात क्या हैं, उस पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग उसके हालात क्या है। तो पहली चीज इनके बारे में पढ़ो। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, जैसे आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताते हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। उसके बाद अगर मैं सॉल्वेंसी के बारे में बात करूं तो वो हमें बताते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने में कितनी ज्यादा कैपेबल है अपनी। तो इन सब की डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछेगा आपसे, पूछेगा या पूछ भी सकती है कि किस लिए निकाले जाते हैं, क्या जरूरत पड़ गई इसे निकालने के लिए। और रेशोज है क्या भाई, रेशोज क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है 2 वेरिएबल्स के बीच में, जो कि हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब जो आपने बैलेंस शीट या फिर पीएनएल स्टेटमेंट यूज करी है भाई, उसको आप ढंग से पढ़ो, क्योंकि उसी के तो रेशोज आपने निकाले, उसी का ही तो कैश फ्लो आपने बनाया। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, इस कंपनी का जो ये रेशो आपने निकाला है, क्या वो आइडियली बिल्कुल ठीक है या गलत है। तो पहली चीज, फाइल को बहुत अच्छे से स्टडी करो, इतने अच्छे से स्टडी करो कि ना तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता हो। और सही बताऊं, डर तब कम लगेगा जब नॉलेज होगी दिमाग में। अगर उस तुम्हारे पास नॉलेज नहीं हुई और उसने कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया, तुम वहीं पे अटक जाओगे, और ना उसके पास जाके ना ये नहीं करना मैम ये वो, मैम ये वो, वहीं पे तुम्हें फंसा देगा और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता जाएगा। और अगर उसने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए भाई, खत्म वहीं पे। उसके बाद तुम्हें जो गिल्ट फील होगा ना, यार वाइवा बेकार चला गया,
तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। फाइल को अच्छे से स्टडी कर लो, उसके बाद रेशियोज क्यों निकाले जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी डिफाइन किस लिए निकाले जाते हैं, फॉर्मूले पढ़ लो, उसके बाद आइडियल रेशियो पढ़ लो, बस हो गया काम। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं सीएफएस पे। भाई सीएफएस कहां से बनाया गया है, लिया कहां से गया है, ये है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में से लिया गया है। ये पूछ सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में से लिया गया है, और हम इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सीएफएस में क्या क्या पूछेगा भाई, सीएफएस में सबसे पहले प्रोपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है आपसे, इंट्रीम डिविडेंड का ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है आपसे, प्रोविजन फॉर टैक्स पूछा जा सकता है आपसे, आपके और क्या पूछे जा सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पूछा जा सकता है, बैंक ओडी की अगर बात करें। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और फिक्स असेट एंड डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप क्या, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट अकाउंट के आते हैं। ये सारी जितनी एडजस्टमेंट है ये सारी जरूरी है, जब भी सीएफएस पढ़ो तो इनको जरूर पढ़ के जाना। वो पूछ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से साल की प्लस होती हैं या माइनस होती हैं। जैसे प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर का होगा या प्रीवियस ईयर का होगा, इंट्रीम डिविडेंड करंट ईयर का होगा या फिर प्रीवियस ईयर का होगा। अगर ये सारी चीजें तुम्हें पता है ना तो भाई डरो मत, आराम से फाइल उठाओ, ठीक है, और तैयार होके बस चले जाओ उसके रूम में और खड़े रहो। वो खुद पूछेगा और जो पूछे ना तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। अगर तुम थोड़ा सा लड़खड़ाए तो वो भाई तुमसे तेज बैठा है, वो तुमसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ के तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी करेगा, क्लियर। तो उसके सामने बिल्कुल नहीं लड़खाना ना, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए ना बस बता दो उस टाइम पे, क्योंकि तुम पढ़ के गए हुए हो। सीएफएस हो गया, ये सारी चीजें पढ़ ली। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्या क्या आइटम्स होते हैं, इन्वेस्टिंग के क्या क्या आइटम्स होते हैं, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं। ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लो, तुम्हें फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। वो कभी भी पूछ सकता है कि अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो ये कहां जाएगा और कहां जाएगा, और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो तीनों एक्टिविटीज में आती है, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है, जैसे सेल्स है, सेल तीनों में होती है, ठीक है, परचेज है वो भी इसी तरह रहती है। तो ऐसी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और सिंपल सी चीज अगर नहीं याद हो रही, फॉर्मेट को याद करके जाओ, फॉर्मेट याद रहेगा ना तो दिमाग चलेगा, कुछ तो बोलोगे वहां जाके, और अगर मुंह बंद करके आ गए ना तो भाई याद रखना ये सपना तो फिर सपना ही रह जाएगा। और 80 मार्क्स वाला तो वैसे ही पता ही है तुमको, ठीक है, उसके लिए तो तैयारी करनी है ढंग से। ये तीनों कर लिए, सीएफएस का खेल खत्म, रेशोज कर लिए, इसका भी खेल खत्म। उसके बाद और क्या क्या चांसेस हैं पूछने के, भाई सबसे पहली चीज, तुमने पूरे साल वॉल्यूम 1 पढ़ी, वॉल्यूम 2 पढ़ी, लेकिन क्या नहीं पढ़ा, वॉल्यूम 3 नहीं पढ़ी। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुक को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये जिसमें से रेशियोज और कैश फ्लो है इन्हीं को चाटना है अच्छे से, क्योंकि वो इसी में से पूछ सकता है। ये दोनों में से पूछ भी लेगा ना तो इतना तो हमें आता होगा, क्योंकि पूरे साल तो हमने ज्यादातर वही करी है। ये तो अभी एंड में आके पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, तो ये पढ़ के जाना है। उसके बाद और क्या क्या पूछने के चांसेस होते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट कहां से ली गई है, ठीक है। अब ये कहां से ली गई है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 से, कंपनीज एक्ट 2013 से, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। और इसके हेड और सब हेड क्या क्या याद रखना है, हेड और सब हेड याद करके जाने हैं तुम्हें, ठीक है। इतना छोटे मोटे तो वो पूछ सकता है, बाकी तो तुम्हें मुंह जुबानी याद होंगे, 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो हेड और सब हेड याद रखना। और एक और चीज वो पूछ सकता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटीज और अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये दोनों चीजें वो सबसे ज्यादा पूछ सकता है, क्योंकि इसमें आइटम ना छुपे हुए होते हैं, ठीक है। आपसे अगर मैं डायरेक्ट बोलूं नॉन करेंट लायबिलिटीज के बारे में बताओ तो तुम बता दोगे भैया डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लेकिन अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज के बारे में तुम्हें अपनी बुक से पता चलेगा। तो इन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से, हेड और सब हेड पढ़ लेना। उसके बाद आता है पीएनएल का फॉर्मेट। भाई पीएनएल का फॉर्मेट क्या है, पीएनएल कहां से लिया गया है, पार्ट 1 से लिया गया है, ये पार्ट 1 से लिया गया है, ये लिया गया है पार्ट 2 से। हमारी बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3 से है, और पीएनएल का फॉर्मेट हमारे पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से ली गई है। इसके भी तुम्हें आइटम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आइटम्स के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे ज्यादातर एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बहुत सारे आइटम है तुम्हारे पीएनएल के फॉर्मेट में, उसे अच्छे से याद कर लो। और भाई सबसे सिंपल चीज, जो बेसिक चीज है ना, वो इससे रिलेट नहीं करती, लेकिन वाइवा के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, सबसे पहली चीज कि आप यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से पहन के जाओगे, अपनी प्रेस होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी फुकरापंती नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि भाई वो तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंटेशन ही तो देखना चाहता है, तुम उसके सामने कैसे खड़े हुए हो। जैसे एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बन के जाते हैं, सिंपल और सोबर,
वैसे ही जाना है, ठीक है। और अपनी फाइल को बहुत सिंपल रखना है, कोई भी चांद सितारे ये सब कुछ लगाना नहीं है, ठीक है। इतना अगर कर लोगे और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दोगे भाई, वाइवा क्रैक हो जाएगा। और 20 में से कितने लग जाएंगे? 20। डरने की बात नहीं है, अगर तुम कुछ भी बोल के भी आओगे ना, कुछ भी नहीं बोलना, मतलब इतना तो बोल के आओगे ना कि कुछ 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 3 में से 2 के जवाब तुम्हें आते होंगे। 18, 19 या 20 में से ना किसी को कम नहीं मिलते, 18, 19 तो मिलते ही मिलते हैं। तो तुम ये टेंशन मत लो कि 20 में से 10 लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, नहीं, 17, 18, 19 तो वो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो और जो चीजें बताई है ना बस इसका स्क्रीनशॉट लो और पढ़ने बैठ जाओ बस आराम से। तो भैया आपने वाइवा के बारे में तो बता दिया कि कैसे कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और हमारी हेल्प कर दो, रेशोज ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इतने सारे फॉर्मूले हैं याद ही नहीं हो रहे, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, तुम्हें ना रेशोज के फॉर्मूले ही एक बार गो थ्रू करवा देता हूं, सबसे ज्यादा इजी यहाँ पे तुम्हारे लिए यही काम हो जाएगा फिर, क्योंकि बुक खोल के इस टाइम पे कोई बैठे पन्ने बट्टे, जब तक चौथे में पहुंचते हो पहला भूल जाते हो। तो ठीक है, एक बार देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं लिक्विडिटी रेशो। कौन से रेशोज है? लिक्विडिटी रेशो। अब ये लिक्विडिटी रेशो करते क्या है भाई? ये कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ये बेसिकली हमें बताते हैं कि एक कंपनी शॉर्ट टर्म के अंडर कैसे अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को जल्दी से जल्दी टाइम पे कर रही है कि नहीं कर रही है। और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कौन सी होती है? करंट लायबिलिटीज होती है। अगर एक कंपनी करंट लायबिलिटीज को टाइम पे कर रही है तो वो इसके लिए क्या चेक करती है? वो चेक करती है अपने लिक्विडिटी रेशोज को। कौन कौन से? 2 ही रेशोज चेक कर पाती है। सबसे पहले वो चेक करती है अपना करंट रेशो। क्या चेक करती है? करंट रेशो। अब ये करंट रेशो क्या है भाई? करंट रेशो रिलेशनशिप है किसके बीच का? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज का। अब ये करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, भाई इसके फॉर्मूले तो याद करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। 11th पूरी पढ़ ली, 12th निकाल ली पूरी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो बहुत अच्छे से पता है, जो एक साल के अंदर अंदर या तो पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर पे बैक हो जाते हैं। तो करंट रेशो जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। और अगर हम इसके आइडियल रेशो की बात करें, आइडियल रेशो की बात करें तो आइडियल रेशो क्या होगा? 2:1। मतलब देखा जाए हमारे करंट एसेट क्या होने चाहिए? करंट लायबिलिटी के मुकाबले डबल होने चाहिए, क्योंकि करंट एसेट ज्यादा होंगे तभी तो करंट लायबिलिटी पे बैक भी कर पाएंगे टाइम पे। क्लियर है ये चीज? तो पहला हमें क्लियर हो गया। अब दूसरा अगर मैं बताऊं तो दूसरा हमारे पास क्या आता है? लिक्विड रेशो। ये होता है लिक्विड रेशो बोल सकते हैं इसको, क्विक रेशो भी बोल सकते हैं, या फिर एसेट टेस्ट रेशो भी बोल सकते हैं। ये हमें क्या बताएगा? इस कंपनी की लिक्विडिटी बताएगा कि कैसे कंपनी शॉर्ट टर्म अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, मतलब करंट लायबिलिटीज को टाइम पे मीट कर रही है कि नहीं कर रही। अब ये काम तो ये भी कर रहा था, ठीक है, बट ये क्या है? ये क्या है ना, इसमें सिर्फ वो सारे एसेट आते हैं जो क्या है जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट है, मतलब उनकी अगली फॉर्म ही क्या होती है? कैश ही होती है। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए भाई, वो सारी चीजें तुरंत अगले स्टार्ट किस में चेंज हो जाएंगी? कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वो किसके पार्ट बन जाती है? आपकी लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो। और देखा जाए इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपके पास लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, या फिर क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या है भाई? करंट एसेट को सामने रखना है, उसमें से माइनस क्या क्या कर देना? उसमें से माइनस कर दो इन्वेंट्री, माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंस आपके, और एडवांस टैक्स हटा दो। आपके पास क्या आ गया? आपके लिक्विड एसेट आ गए। और करंट लायबिलिटी तो आपको निकालना आता ही है। और इसका भी क्या है? इसका भी एक आइडियल फॉर्मूला है। आइडियल फॉर्मूला क्या है? याद रखना, आइडियल रेशो इसका है भाई 1:1। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और देखा जाए ये दोनों क्या है? प्योर रेशोज हैं, क्योंकि रेशो बहुत सारी फॉर्म में आता है, परसेंटेज में मिलेगा तुमको, टाइम्स में मिलेगा तुमको, लेकिन ये सिर्फ रेशो में है, प्योर रेशो में। 2:1 इसका आइडियल और 1:1 आपके लिक्विड रेशो या फिर क्विक रेशो का आइडियल है। अब अगले रेशो की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सॉल्वेंसी रेशो। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तुम्हें बताने वाला हूं भाई सॉल्वेंसी रेशोज के बारे में। यहां से ना हमारा जो रेशोज का पढ़ने का थोड़ा सिलसिला है ना भाई, यहीं से डगमगा जाता है, क्योंकि यहां से जो रेशोज है ना भाई बड़े बड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये होते भी जरूरी है। सॉल्वेंसी रेशोज की अगर मैं बात करूं भाई, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज भी कहे जाते हैं, और ये ऐसे रेशोज हैं जो एक कंपनी की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टाइम पे कर रही है, इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं है उसमें। तो सॉल्वेंसी रेशोज में सबसे पहले हमारे पास आता है भाई डेब्ट टू इक्विटी रेशो। क्या आता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई? टोटल असेट टू डेट रेशो। क्या आता है? टोटल असेट टू डेट रेशो। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आना चाहिए वो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो।
फिर हमारे पास चौथे नंबर पे है कौन सा, इसके बाद हमारे पास आता है भाई ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट हमारे पास है भाई डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अब एक एक करके भाई मैं तुम्हें बताऊंगा इसका आइडियल क्या है और ये क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अब नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है, मतलब डेब्ट अपॉन में क्या, इक्विटी। और ये किस फॉर्म में मिलेगा, ये तुम्हें भाई प्योर रेशो के फॉर्म में मिलेगा। बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि हमारी इक्विटी में हमारी डेप्थ कितनी है, ठीक है, इसीलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसको बोला जाता है। और डेब्ट अपॉन में इक्विटी इसका फॉर्मूला है और इसका आइडियल कितना है, 2:1। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो हमें ये बताएगा कि हमारे टोटल असेट में, ठीक है, कितने असेट हमने किससे खरीदे, डेट से खरीदे, बाकी सारे हमने किससे खरीदे होंगे, अपने खुद के पैसों से खरीदे होंगे। तो ये है टोटल असेट टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल डेट्स अपॉन में टोटल असेट अपॉन में टोटल डेट, ठीक है, टोटल असेट अपॉन में डेट। और इसका आइडियल रेशियो क्या है, 1:1। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है भाई प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास शेयर होल्डर फंड्स आपके पास अपॉन में आपके नेट असेट या फिर टोटल असेट। तो बेसिकली हमें ये बता रहा है कि प्रोप्राइटरी रेशियो हमें बताना चाहता है कि शेयर होल्डर फंड्स में कितना पार्ट हमने, हमारे नेट असेट में कितना पार्ट हमारे शेयर होल्डर फंड्स का, मतलब खुद से प्रोप्राइटर ने कितने असेट्स खरीदे हुए हैं। और देखा जाए अगर सबसे ज्यादा असेट खुद से प्रोप्राइटर ने खरीदे होंगे तो अगर ये हायर होगा तो सबसे ज्यादा सिक्योर किसके लिए रहेगा, हमारे लेंडर के लिए रहेगा। क्योंकि अगर मैं अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा खुद से लगा के खरीदूं तो मेरे लेंडर्स के लिए, क्रेडिटर के लिए सबसे सिक्योरिटी की बात यही है, क्योंकि जब कंपनी डूबेगी सामान बेचा ले लिया। लेकिन अगर देखा जाए इसमें मेरा रेशो कम है, मैंने अपने नेट असेट में शेयर होल्डर फंड्स कम रखा है, खुद से नहीं खरीदे, बाहर से लेके खरीदे, तो दिक्कत क्या होगी, ये मुझे बताएगा कि मेरी खुद की जो कैपिटल है ना वो कंपनी में कम लगी हुई है, मेरे खुद के असेट कम है, मैं तो खुद से बाहर से लेके खरीद के लेके आया हूं। तो देखा जाए इसको लोअर द बेटर माना जाता है और हायर द बेकार माना जाता है, ठीक है। लोअर द बेटर क्यों मानते हैं, क्योंकि कंपनी इस पे क्या कर सकती है, ट्रेड ऑन इक्विटी कर सकती है। ट्रेड ऑन इक्विटी क्या होती है भाई, कंपनी जितना ज्यादा डेब्ट लेती है ना, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि कंपनी बाहर से बोराइंग्स कर करके अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाती है और उससे रिटर्न कमाती है, ठीक है। तो देखा जाए जितनी ये कम रहेगी कंपनी के लिए फायदा रहता है और जितना ये ज्यादा होता है हमारे लेंडर्स के लिए फायदेमंद होता है। फिर हमारे पास है ICR। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला आपके पास NPBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब देखा जाए ये ICR हमें क्या बताता है, ये हमें बताएगा कि कंपनी का ICR अगर बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब हायर है रेशो, हमारा ICR बहुत ज्यादा है, तो कंपनी आराम से उनके डेब्ट को पे बैक कर सकती है। बेसिकली अपने नेट प्रॉफिट में से सब कुछ निकाल देने के बाद वो कितनी कैपेबल है बाहर के इंटरेस्ट को पे करने के लिए, ये हमें ICR बताता है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो कंपनी के लिए बेटर होगा और ये लोअर होगा तो कंपनी के लिए क्या होगा, बेकार होगा। उसके बाद है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर हमारे नेट असेट। तो बेसिकली डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये हमारी इक्विटी प्लस डेब्ट होती है। हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना पार्ट हमारे डेब्ट का है, ये हमें डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो बता देता है। अगर हमने सबसे ज्यादा डेब्ट ले रखी है बाहर से तो हम क्या करेंगे भाई, यहीं पे तो हम करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको बोला जाता है ट्रेड ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी सबसे ज्यादा बाहर से पैसा लेगी, बोराइंग्स पे लेगी और अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा बढ़ा के सबसे ज्यादा कमाई करेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि डेब्ट कम है तो वो किसके लिए फायदेमंद होता है भाई, वो फायदेमंद होता है हमारे लेंडर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है जो पुराने लेंडर्स हैं उनका पैसा तो कंपनी आराम से दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा डेब्ट पे चलेगी तो लेंडर्स के लिए तो सबसे ज्यादा बेकार है, ठीक है, उनके लिए लेस सिक्योर हो जाता है, लेकिन कंपनी के लिए क्या हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है हमारा। क्लियर है ये चीज। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियोज के बारे में। हमारे सॉल्वेंसी और हमारी लिक्विडिटी रेशियो यहीं पे खत्म हुए।